गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन में हम एम फेस में प्रोफेस और मेटाफेस पढ़ चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है एनाफेस। एनाफेस से पहले एक छोटा सा रिकैप। जैसे एम फेस में हमने क्या पढ़ा था कि एम फेस में माइटोसिस होगा। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहते हैं। और इसमें 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेज क्या क्या है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस में सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो प्रोफेस में सबसे पहले जो अर्ली प्रोफेस है उसमें न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ी थोड़ी ब्रेक होनी स्टार्ट होगी। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो बहुत कंडेंस होगा। और लेट प्रोफेस में क्या होगा कि जो जितने भी जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारे के सारे डिसअपेयर हो जाएंगे, मतलब नहीं दिखेंगे। और उसके बाद फिर आया था मेटाफेस। मेटाफेस में हमने क्या देखा था कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। और ये काइनेटोकोर क्या था? ये जो इनमें स्ट्रक्चर बनता है, 1 मिनट, ये जो आपको ये साइड में ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे इसमें दिखाया भी है लास्ट में, सारे के सारे ऐसे इक्वेटर पे एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये था मेटाफेस में। अब एनाफेस में क्या होगा? शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होंगे। जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। प्रोफेस में, मेटाफेस में क्या हो रहा था? क्रोमोसोम जैसे एक एक है तो उनको हम 1-1 काउंट कर रहे थे। एनाफेस में क्या हुआ? ये दोनों अलग हो गए तो इनको हम 2 काउंट करेंगे। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये जैसे इसमें दिख भी रही, ये जो दोनों है ये दोनों के दोनों अलग हो गए तो इनको हम 2 काउंट करेंगे। जैसे प्रोफेस में क्या था? प्रोफेस में और मेटाफेस में डीएनए अगर 4C थे तो एनाफेस में भी 4C रहेगा। लेकिन जो क्रोमोसोम है, अगर प्रोफेस और मेटाफेस में एक एक काउंट कर रहे थे क्योंकि हम उसमें ये पूरे सिस्टर क्रोमैटिड को एक काउंट कर रहे थे। अब ये दोनों सेपरेट हो गए हैं तो उससे क्या होगा कि इनको हम अलग अलग काउंट करेंगे। अब ये एनसीईआरटी में कैसे लिखा है? एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेस ईच क्रोमोसोम्स अरेंज एट द मेटाफेस plate is split simultaneously to daughter chromatids, now referred as a daughter chromosomes of future daughter nuclei. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले हम सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एनाफेस है इसके अंदर जो एक क्रोमोसोम है, जो मेटाफेस में एक स्ट्रेट लाइन में आ गए थे सबके सब, ये स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे एंड बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। और ये माइग्रेट हो गया ऐसे पूरे ऑपोजिट पोल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है इसमें शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है। और ऐसा क्यों होता है? डीपॉलीमराइजेशन की वजह से होता है। अब आगे एनसीईआरटी में लिखा है एज ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट से, यहाँ सेंटर से, यहाँ से हटके सारे के सारे ऑपोजिट पोल्स में चले गए, यहाँ चले गए ऐसे, यहाँ। अब ये पीछे मैं फिगर में दिखा दूंगी। और यहाँ फिर क्या है? हेंस एट लीडिंग एज विद द आर्म्स क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड। देखो इसमें क्या हुआ? पहले सारे के सारे ऐसे इक्वेटर पे थे, वहाँ से हटे, ये स्पिंडल फाइबर, इनमें शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर है, ये सारे के सारे ऐसे ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। ये हुआ एनाफेस में। फिर इसके बाद टेलोफेस में क्या होगा? टेलोफेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कारियोकाइनेसिस क्या होगा कि ये और डीकंटेंट्स होंगे और लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, मतलब हम इनको अलग अलग, ये जो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमोसोम्स ये सब दिख रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सारे के सारे ऐसे दिखेंगे। अब ये इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ये ऐसा हो जाएगा टेलोफेस में आके। इसमें क्या है? क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर लूज आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें 2 ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए और इनके साइड में देखो ये
न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है। क्या होगा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। अब यहाँ पे सारी चीज़ें वापस से बननी शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, इन सब के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल इटसेल्फ डिवाइड इन टू डॉटर सेल्स बाय सेपरेट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, इन एन एनिमल सेल्स अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एनिमल सेल की बात होती है तो उसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें ऐसे ये फरो, मतलब ऐसे ये डीपनेस ये दिखाई देता है। The furrow is gradually deepen and ultimately join the center of dividing the cytoplasm into two। और धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ता जाता है और इन दोनों को पूरा पूरा ऐसे सेपरेट कर देता है। ऐसा होता है एनिमल सेल्स में। उसके बाद प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। उसमें इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है। अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट ऑफ अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म अलग होता है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। इनमें क्या होगा, इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स, ग्रो आउटवर्ड टू द मीट एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। इसके बीच में क्या लगा होता है, ये जो दो सेल वॉल्स हैं इनके बीच में पहले होगी सेल वॉल, उसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीच में एक प्लेट लगी होती है। वो क्या करती है, उसको बोलते हैं हम सेल प्लेट। वो मिडल लेमिला रिप्रेजेंट मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। उन दोनों में बीच में दीवार का काम करती है दो अलग अलग सेल्स के। जैसे एनिमल सेल्स में क्या हो रहा था कि वो बाहर से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ को डिवाइड कर रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड सेंटर, वो होता है सेंट्रीपिटल। अगर इसमें प्लांट सेल्स में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें सेंटर से शुरू होता है और बाद में बाहर की तरफ को डिवाइड होना शुरू होता है। तो फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरीफेरी, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में ज़्यादातर माइक्रो ट्यूब्यूल की वजह से होता है। ये क्या होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एक्टिन प्रोटीन्स। अब इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। इन सब ऐसे ये अलग हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, बाकी इन सम ऑर्गेनिजम्स कायरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कायरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है उसमें। उस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं सिंकाइटियम। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये यहाँ तक। फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब इनका इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मतलब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो है कि ये टू डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या करते हैं, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इसकी वजह से होती है इसमें। और क्या होता है, जब सेल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो जो है वो डिस्टर्ब होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब होता है। तो उसका जो मतलब उसको बैलेंस करने के लिए माइटोसिस जो है वो होता है, उसको रिस्टोर करता है इस रेशो को। मतलब जैसे सेल ग्रोथ हो रही है तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ होने की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है तो उसको कंपनसेट करता है माइटोसिस, उस रेशो को मेंटेन करता है। मतलब माइटोसिस होगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो मेंटेन होगा, रिस्टोर होगा। उसके अलावा ये सेल रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। सेल रिपेयर जैसे कि कौन कौन से सेल्स, लेयर ऑफ एपिडर्मिस और लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, इन सब में। उसके अलावा माइटोसिस मेरिस्टम टिश्यू में होता है। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इसकी वजह से इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्लांट्स थ्रू आउट दी लाइफ। अब ये एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली।
and in some lower plants and in some animal insects haploid cells also divide by mitosis. ज़्यादातर डिप्लॉयड सेल्स में तो होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं. इन लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हेप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस. हेप्लॉइड सेल्स भी कुछ डिवाइड करते हैं माइटोसिस से. माइटोसिस usually result in production of diploid daughter cells with the identical genetic complement. The growth of multicellular organism is due to mitosis. ये मैंने अभी बताया कि growth of multicellular organism is due to mitosis. और क्या होता है कि सेल ग्रोथ रिजल्ट इन, जो सेल ग्रोथ होनी शुरू होती है डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. उस रेशो को कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. वो डिस्टर्ब होता है तो is therefore become essential to cell divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. अगर बहुत ज़्यादा सेल बढ़ता है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में. तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सेल डिवाइड करे, और वो माइटोसिस से डिवाइड करता है तो उससे क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो रिस्टोर होता है, मेंटेन रहता है, फिर इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है. अब ये सेल रिपेयर में काम करते हैं. सेल रिपेयर मतलब सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होते रहते हैं. एंड माइटोसिस डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ. माइटोटिक डिवीजन की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन की वजह से उनकी जो ये ग्रोथ है ये कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है. स्पेशली कहाँ का, एपाइकल एंड लेटरल कैम्बियम. माइटोसिस के बाद आएगा मियोसिस. अब हमें स्टार्ट करना है मियोसिस. मियोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ. मतलब क्रोमोसोम नंबर आधा आता है. हेप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं. इसको हम बोलते हैं मियोसिस. Meiosis ensure that the production of haploid phase in life cycle of sexual reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. Meiosis during gametogenesis in plants and animal lead the formation of haploid gametes. इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोगों का, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले. अगर हमारे में मियोसिस नहीं हो तो क्या होगा कि जो हमारे में डिप्लॉइड सेल्स है, जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक मेल क्या है, 46 क्रोमोसोम्स ही फीमेल क्या है, तो उससे क्या होगा 46 कितना हो गया 92. तो 92 क्रोमोसोम्स अगर होंगे तो डेफिनेटली वो फिर ह्यूमंस नहीं होंगे, वो कुछ और बन जाएंगे. उनमें सारे के सारे जितने भी हैं सारे पेयर 4 टाइम्स होंगे. तो ऐसा क्या होता है कि मियोसिस होता है तो ये 23 क्रोमोसोम्स मेल के आते हैं, 23 फीमेल के आते हैं. XX आएगा तो गर्ल बनती है और XY आता है तो बॉय बनता है. ये अगर ये हेप्लॉइड नहीं आएंगे तो सब में कोई ना कोई सारे क्रोमोसोम्स डबल होते जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते, जो बहुत सारी बीमारियां दिखाएंगे और वो स्पीशीज़ भी ह्यूमन की नहीं रहेगी. तो इसलिए मियोसिस ज़रूरी है. अब मियोसिस में सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है. मियोसिस 1 और मियोसिस 2, पहले मियोसिस 1 होगा फिर मियोसिस 2 होगा, और जो DNA रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार होगा. मियोसिस 1 में DNA रेप्लिकेशन होगा, मियोसिस 2 में DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा. मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस अ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट अ S फेस. S फेस में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है. मियोसिस 1 में इसमें सिर्फ हमें शॉर्ट में बताया है, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मियोसिस 1 में 4 फेसेस होते हैं, प्रोफेस 1, प्रोफेस और मेटाफेस 1, फिर एनाफेस 1, फिर टेलोफेस 1, और उसके बाद में फिर साइटोकाइनेसिस 1, और उससे बनेंगे 2 डॉटर सेल्स. फिर 2 डॉटर सेल से आगे जाके इंटरकाइनेसिस होगा. इंटरकाइनेसिस होता है बीच के जो स्टेज होता है इनका, जो 2 मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. उसके बाद में क्या होगा, फिर दोबारा से मियोसिस 2 का स्टार्ट होगा, प्रोफेस 2 होगा, मेटाफेस 2 होगा, एनाफेस 2 होगा, टेलोफेस 2 होगा, साइटोकाइनेसिस 2 होगा, और लास्ट में टेट्रेड ऑफ सेल्स बनेंगे, मतलब 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे.
ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। अब हम इसमें पूरा पढ़ेंगे कि कौन सा कब पेयरिंग करेगा, एनाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, सारा हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारी की सारी सबकी चारों स्टेजेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस वन। मियोसिस वन में सबसे पहले प्रोफेज वन। प्रोफेज वन जो है वो प्रोफेज वन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एज और मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में जितने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये सब पढ़े, ये सारे मियोसिस टू में ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। पूरे के पूरे मियोसिस टू जब हम पढ़ेंगे तो वो सारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब कुछ माइटोसिस जैसा होगा मियोसिस टू में। मियोसिस वन थोड़ा डिफरेंट है और इसमें जो प्रोफेज है वो बाकियों से बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। माइटोसिस के प्रोफेज के कंपेरेबल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत लंबा भी है। इसके अंदर आगे सब डिविजन्स है, 5 फेसेस है। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब इसमें सबसे पहले आते हैं लेप्टोटीन। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। उनमें पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बीच में साइनेप्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनॉप्टियल। साइनेप्सिस कहते हैं हम प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को, मतलब जब इनमें पेयरिंग होनी स्टार्ट होती है। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम साइनेप्सिस अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। यहाँ पे जाइगोटीन में क्या हुआ है? एक ये जो क्रोमोसोम्स है इनमें स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर और इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को साइनेप्सिस कहते हैं। इनमें इससे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं, जो कि बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं जिसको हम। इसके अंदर क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्सिस, दोनों का जो 2 पेयर होते हैं वो आके बन जाते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनको हम बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। यह अभी आगे समझ आएगा कि ये कैसे बनेगा। उसके बाद है फर्स्ट 2 स्टेज प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एंड कंपेयर टू द नेक्स्ट। ये जो पहले 2 थे ये तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। प्रोफेज वन में जो लेप्टोटीन और जाइगोटीन है ये दोनों तो बहुत छोटे छोटे से हैं, शॉर्ट लिव्ड है। फिर आता है पाइकाइटिन, पेकाइटिन या फिर पाइकाइटिन, ये एक ही चीज़ है। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल एट टेट्रेड। ये हमें क्लियरली विजिबल होते हैं और टेट्राड की फॉर्म में दिखाई देते हैं। फिर क्रॉसिंग ओवर द 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अब जैसे कहें कि ये पेयरिंग होने लगती है, साइनेप्स बनता है, ये जाइगोटीन में हो रहा था, तो ये कैसे बनेगा? ये दिखेगा हमको कुछ ऐसा। ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे, इन दोनों में पेयरिंग होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कह रहे थे। ये बाइवेलेंट दिखेंगे जो कि टेट्राड क्या है? ये देखो, ये 1 2 3 4 ये जो बन रहे हैं ये। अब इसके बाद पाइकाइटिन में क्या हो रहा है? इसके अंदर 4 क्रोमैटिड जो है ये क्लियरली विजिबल होंगे और इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब क्रॉसिंग ओवर किस किस में होगी? जैसे ये 2 है, ये है एक होमोलोगस स्ट्रक्चर, एक ये है, तो एक इसका और एक इसका क्रोमोसोम लेंगे, एक इसका लेंगे। ये दोनों क्या है? ये दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। नॉन सिस्टर कौन कौन सी है? एक ये, तो एक इसका क्रोमोसोम, एक इसका क्रोमोसोम्स, ये लेंगे। ये किस स्टेज में आएगा? ये आएगा पाइकाइटिन स्टेज में। इसमें क्या होगा? इनमें जो क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इसमें ये किसके थ्रू होगा? एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस के थ्रू होगा। इसमें बोलते हैं एंजाइम इन्वॉल्व इज रिकॉम्बिनेस। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइगेज क्या होता है और
या रिकॉम्बिनेज क्या होता है, ये पूरा का पूरा डीएनए पैकेजिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये वाले जो चैप्टर्स आएंगे इनमें हमें पूरा डिटेल में बताया गया है। ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस क्या होते हैं, पूरे डिटेल में वहाँ देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि इनको जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं इनमें जो क्रॉसिंग ओवर होगी ये होगी एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस के थ्रू, और इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, रिकॉम्बिनेज। फिर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटेन स्टेज। क्या होगा कि इसके एंड में, पेकाइटेन स्टेज के एंड में इनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों में। फिर आएगा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो ये बन गया है ये पहले अलग होना शुरू होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम झटके से अलग हो जाए, ये धीरे धीरे करके अलग होना शुरू होगा। तो इसमें बीच में आकर ना एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं कियाज्मेटा। कियाज्मेटा क्या होता है, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जब ये अलग हो रहे होते हैं तब। तो ये हमें दिखलेगा डिप्लोटिन स्टेज में। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonemal complex. The tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except crossover site. इनको अलग करेंगे, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक हुए हैं इनको अलग करेंगे, सिर्फ ये कहाँ पर जो क्रॉसओवर साइट थी वहाँ पर रह जाएंगे, उसके अलावा ये पूरा अलग हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। एक्स में जैसे आप देख सकते हो कि एक्स है तो ये मान लो कि ये बीच में से यहाँ से ये थी साइट ऑफ क्रॉसओवर, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं कियाज्मेटा। इन oocytes एंड सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लॉन्ग एज द मंथ और ए ईयर। ये जो डिप्लोटिन स्टेज है ये कुछ में oocytes में या oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, ये जो डिप्लोटिन स्टेज है ये मंथ या फिर साल तक भी चलती है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आती है प्रोफेस 1 की, वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस बहुत इजी है। इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना ही इसलिए कि ये पूरा टूट जाए, तो इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, मतलब ये पूरा ही अलग हो जाएगा। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। क्या है, क्रोमोसोम इज फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू द प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर द सेपरेशन। अब ये पूरे के पूरे तैयार हैं पूरे अलग होने के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपेयर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। जैसा हम अभी तक फर्स्ट इसमें पढ़ रहे थे, माइटोसिस में क्या हो रहा था, मेटाफेज में नहीं सॉरी प्रोफेज में, उसमें क्या हो रहा था कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये सारी की सारी चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। इसमें भी एंड में होगा वही, क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। फिर मेटाफेज में क्या होगा, अब प्रोसेस कुछ कुछ वैसा होगा जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा है। मेटाफेज 1 में क्या होगा, ये सारे के सारे एक ऐसे ही इक्वेटर पे आ जाएंगे। मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंग एट द इक्वेटर, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द अटैच काइनेटोकोर्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये आके अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर्स पे। काइनेटोकोर्स कौन से वाले, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दिखाया है प्रोफेज 1, ये दिखाया है मेटाफेज। इसमें क्या हुआ, ये पहले के जो इसमें एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था वो पहले अलग हो गया। उसके बाद में पूरा प्रोफेज 1 में जब न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गया, सब हो गया, तो मेटाफेज 1 में ये सारे के सारे ऐसे इक्वेटर पे आ गए। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, ये ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे ऐसे। अगेन एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेर। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे एंड क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमेर्स। फिर टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर। ऐसा ही टेलोफेज 1 जो माइटोसिस था उसमें भी हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सारे के सारे टेलोफेज में रीअपेयर हो रहे थे, यहाँ भी ऐसा होगा। यहाँ पे ये जो साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल।
टेलोफेज 1 के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और बाद में, और इसको हम बोलेंगे क्या, ये जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है इसके बाद इसको बोलेंगे हम डायड ऑफ सेल्स। और इसमें जो दो, इन द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिविजन्स, दो मियोसिस के बीच का जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस। ये ज़्यादातर छोटा होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। और इसमें जो प्रोफेज 2 होता है वो बहुत सिंपल होता है प्रोफेज 1 के कंपेरेबल। और इसमें सारा का सारा जितना भी है ना, जितना हम मियोसिस 2 में देखेंगे, सारा का सारा माइटोसिस जैसा होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगेन क्या होगा, प्रोफेज 2 में meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes is fully elongated. Nuclear membrane disappear by the end of प्रोफेज 2. प्रोफेज 2 में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी प्रोफेज 2 के एंड में। मेटाफेज में क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा और बहुत ज़्यादा आएगा भी नहीं। बस ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज में हो क्या रहा है और किस चीज़ में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है उसकी जो 5 टाइप्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब में माइटोटिक डिवीजन हो चाहे मियोटिक डिवीजन हो, सब में ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपेयर होना शुरू होगा। मेटाफेज में क्या होगा, सारे के सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। टेलोफेज में क्या होगा कि ये सारे के सारे रीफॉर्म होंगे। क्या क्या चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारे के सारे रीफॉर्म होंगे, ये टेलोफेज में होता है। अब इसमें एनाफेज 2 पे आ गए हम। एनाफेज 2 में क्या होगा, इट बिगेन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होगा, फिर से वही कि ये सारे के सारे ऐसे ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। एंड शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होते हैं ये। अब इसमें क्या होगा कि इसमें काइनेटोकोर से फिर से अटैच हो जाएगा। ये क्या हुआ, मेटाफेज में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स थे ये सारे एक स्टेज पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए। एनाफेज में क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए, सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, काइनेटोकोर से अटैच हो गए। देखो ये प्रोफेज 2 में दिखा रखा है यहाँ पे। पहले क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये सारा के सारा डिसअपेयर हुआ। मेटाफेज में ये सारे के सारे एक साथ इक्वेटर पे आ गए। एनाफेज में ये ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट हो गया, और उसके बाद में इसमें ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। 4 डॉटर सेल्स ये दिखाए हुए 4 डॉटर सेल्स, ये चारों के चारों ऐसे डॉटर सेल्स बनेंगे। लास्ट स्टेज पे हम टेलोफेज में क्या है, द ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोकाइनेसिस फॉलो। मतलब इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वन अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप, फिर से इनमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो होगा, एंड इसमें लास्ट में 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इनका मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करते हैं, conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexual reproducing organisms. सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कुछ क्रोमोसोम्स को ये बहुत सारी जनरेशन्स में आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट की आई ब्लू है तो वो उनके बच्चों में भी आ रही है, उनके बच्चों में तो है, उनके जो उनके बच्चों के बच्चे आएंगे उनमें भी होगी वो चीज़, और उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आने के चांसेस है। तो 3 से 4 जनरेशन में उनकी सबकी आईज ऑलमोस्ट अलग कलर की आती है। तो ये एक मियोसिस की वजह से होता है ऐसा। तो ये क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, ये कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कंजर्व करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ। ये जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ हो रहा है, ये क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है। अगर आधा नहीं हो तो अभी जैसा हमने देखा था कि सारे के सारे सबके डुप्लीकेट कॉपीज़ बनते जाएंगे। डुप्लीकेट कॉपी बनेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी और बेसिकली वो नॉर्मल ह्यूमन होंगे ही नहीं। किसी में अगर हम लोगों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 की जगह अगर 92 या इतने क्रोमोसोम्स हों तो डेफिनेटली हम लोग फिर ह्यूमन की स्पीशीज़ में नहीं आएंगे। तो
ये इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेरिएशंस के लिए, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हो गया हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो तो पूछ सकते हो, कोई सजेशन देना हो तो भी बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।